आहा, ये जगह कितनी मनोहर है ना। ये झरना, ये हरियाली मुझे मुझे बहुत भा रही है। इसी वजह से तो महाराज मैं चाहती थी कि हम यहाँ आकर रहें। कब महाराज गहरी नींद में जाएंगे और मैं कब जाकर अपना भोजन करूंगी। ठीक है, अब चलना होगा हमें। देखो बहुत रात हो रही है, अब तो चलकर विश्राम कर लेते हैं। मैं भी यही सोच रही थी महाराज। इस तरह हर रोज वो महाराज के सो जाने के बाद वहाँ से निकल जाती और जंगल में जाकर शिकार करती। वहाँ जानवरों का भोजन करके वो वापस आ जाती। इस तरह 2 दिन बीत गए। महारानी, आपसे मिलने चंद्रशेखर महर्षि जी आए हैं। ओह अच्छा, हमारे गुरुजी पधारे हैं। उन्हें पूरे आदर सत्कार से अंदर ले आओ। प्रणाम गुरुदेव, आप कुशल तो है ना? अचानक से यहाँ पर आने की कोई खास वजह? मुझे पता चला कि तुम निसंतान होने पर बहुत दुखी हो, इसलिए मैं अपनी तप शक्ति से ये फल लाया हूँ। अगर तुम इसका सेवन करोगी तो तुम्हें अत्यंत शक्तिवान तेजस्वी पुत्र प्राप्ति होगी। मैं धन्य हो गई गुरुदेव। इतने सालों बाद मुझे संतान होने वाला है। इसका मतलब है इस राज्य का अगला वारिस जल्दी इस दुनिया में आने वाला है। सुखी भवे, तुम्हारा मंगल हो। अब मैं चलता हूँ। मेरी व्यथा को जानकर आपने मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है गुरुदेव। आपके लिए मैं जो भी करूँ वो कम होगा। अगर मैं आपकी कोई सहायता कर सकती हूँ तो बताइए, आपको उपहार स्वरूप क्या दूँ? मैंने किसी उपहार की आस में ये फल नहीं दिया पुत्री। तुम्हें एक अच्छा सा योग्य पुत्र प्राप्त हो। अब आज्ञा दो। इसके बाद महारानी को वो फल देकर ऋषि वहाँ से चले गए। महारानी ने उस फल का सेवन किया और वहीं दूसरी ओर हमें यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया है उर्वशी। अब हमारा वापस प्रस्थान करने का समय आ गया है। मंत्रीवर जल्दी हमें लेने आते ही होंगे राजकुमारी। हमें यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया है। उधर घोड़े के तबेले में पहरेदारी भी कम हो गई होगी। मैं वहाँ जाकर अपना प्रिय भोजन आराम से करूँगी। सही कहा महाराज। अब हमें यहाँ से राजमहल चलना चाहिए। आप मेरे लिए 1 हफ्ते का समय निकाल कर आए, उसके लिए आपका धन्यवाद। इसके बाद वो दोनों राजमहल पहुँच गए। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कोई भी शिकार न होने से पहरेदारी ढीली पड़ गई और उसके बाद वो राक्षसी फिर से तबेले में जाकर अपना भोजन करने लगी। ऐसा करते हुए 1 हफ्ते से ज्यादा बीत गया। आहा, तुमने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है महारानी। तो तुम्हारे हिसाब से हमारा वारिस जल्द ही जन्म लेने वाला है ना? सही कहा महाराज। अगले 9 महीने में हमारा वारिस इस दुनिया में आने वाला है और ये सब गुरुजी के दिए फल की महिमा है। मैं अभी पूरे राज्य में अन्नदान और वस्त्रदान करवाने का ढिंढोरा पिटवाता हूँ। आपके चेहरे पर इस तरह की खुशी देखे बहुत समय हो गया था। मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद महाराज ने जैसा कहा था वैसा किया। अपने वारिस के आने की खुशी में उन्होंने राज्य में अन्नदान करवाए और साथ में वस्त्रदान भी करवाए। ये क्या, महाराज का वारिस आने वाला है? इसका मतलब उनका ध्यान अब मुझसे बटने लगेगा और मुझे इसका कोई उपाय निकालना होगा, नहीं तो यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। छोटी रानी, आपने सुना हमारे राज्य में कोई राक्षसी सारे घोड़े को मारकर खा रही है। इस वजह से राज्य में कड़ी सुरक्षा करवा दी गई है। अब वो राक्षसी बचकर नहीं जा सकती। हाँ, सुना मैंने ये। ऐसे मूक जानवरों को मारकर खाने वाली तो उसे मार ही देना चाहिए। उसे तो किसी हाल में जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पहरेदारी बढ़ जाएगी तो फिर मेरे भोजन का क्या होगा? मुझे कुछ तो उपाय सोचना ही होगा। हाँ, एक बढ़िया उपाय है। 1 तीर से 2 निशान। क्या हुआ छोटी रानी जी, आप क्या सोच रही हैं? वो कुछ नहीं, मैं तो बस उन सभी मूक जानवरों की वेदना के बारे में सोच रही थी। आपको जानवरों से कितना प्रेम है छोटी रानी। अगर मेरा असली रूप देखोगी तो ये कभी नहीं कहोगी। ठीक है, अब तुम जाओ। उस रात उर्वशी रात में पहरेदारी के बाद भी एक घोड़े को वहाँ से गायब कर देती है और खा लेती है। तो अब मैं इस चाल को कैसे अंजाम देती हूँ, बस देखते जाओ तुम। अब मैं इन हड्डियों को महारानी के कक्ष में रखाती हूँ। जैसा सोचा था, उर्वशी ने धीरे धीरे सो रही महारानी के कक्ष में जाकर उन हड्डियों को रख दिया और रानी के मुंह में थोड़ा सा रक्त भी लगा दिया और चली गई। उसने ऐसा किया जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। नहीं, आज फिर से घोड़ों के तबेले में से एक घोड़ा गायब हो गया है
उस राक्षस ने फिर से एक घोड़ा मार कर खा लिया है। उसे कुछ भी करके हमें बंदी बनाना होगा। क्या बात है महाराज, आज आपको आने में विलंब हो गया? क्या आज राजकार्य कुछ ज्यादा ही था? हाँ महारानी, आज वो राक्षस फिर से घोड़े के तबेले में आई थी। ये क्या महारानी, आपके मुंह पर रक्त के निशान कैसे? क्या हुआ है? और भला क्या हो सकता है महाराज? आप जिस राक्षसी को ढूंढ रहे थे वो महारानी है। ये देखिए उनके कक्ष में क्या है। ये देखिए यहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ रखी है। हाँ, यहाँ तो सच में घोड़े की हड्डियां ही हैं। मतलब तुम मनुष्य के रूप में एक राक्षस हो। तुमने कितने निष्पाप घोड़ों को खा लिया है। तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम मनुष्य को भी नहीं छोड़ोगी। नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया महाराज। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जरूर कोई मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है इन सब में। मैं तो कभी अपने कक्ष से बाहर भी नहीं जाती हूँ महाराज। मुंह बंद करो अपना। मुझे तो पहले ही तुम पर संदेह हो रहा था और अब ये तुम्हारा चेहरा देखकर और इन हड्डियों को देखकर विश्वास हो गया। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, कुछ नहीं किया कि अवश्य किसी की चाल है। सारे सबूत मेरे सामने ही हैं। तुम मेरा विश्वास खो चुकी हो। सैनिकों, इसी क्षण इस राक्षस को बंदी बनाकर फांसी पर चढ़ाओ। अरे महाराज, पर ये अकेली थोड़ी है। इसकी कोख में आपका वारिस पल रहा है महाराज। वो मेरा वारिस नहीं हो सकता। वैसे भी राक्षस योनि का मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? हाँ, पर महाराज, किसी गर्भवती की हत्या का पाप हम लोग अपने सर पर नहीं ले सकते हैं। उर्वशी, तुम्हारा हृदय कितना उदार है। देखो, जो दया गुण तुम्हारे अंदर है उसमें से आधा भी इसके पास होता तो ऐसा कभी नहीं होता। मेरे पास एक उपाय है। हम इसे फांसी की सजा ना देकर इसकी आंखों को नोचकर इसे जंगल में छोड़ देते हैं। इससे ये अंधे होकर इधर उधर भटकती रहेगी और किसी जंगली जानवर का आहार बन जाएगी। ऐसा करने से आपका दंड भी पूरा हो जाएगा और आपके ऊपर हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। उर्वशी, तुम्हारा सुझाव भी सही है। सैनिकों, इस राक्षस की आंखें नोचकर इसे जंगल में छोड़ाओ। जाओ। महाराज, एक बार अच्छे से सोच लीजिए आप। मैं कोई राक्षसी नहीं हूँ, एक साधारण इंसान हूँ। विश्वास कीजिए मेरा। मैंने पहले ही विश्वास करके देख लिया है। इसे जल्दी से यहाँ से लेकर चले जाओ। सैनिकों, इसकी आंखें नोचकर मुझे साक्ष्य के रूप में बता देना। इसी क्षण इस दंड को अमल करो। सैनिकों, सही हुआ। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान करना। अब मुझे वारिस आने का डर भी नहीं है और शिकार का कोई शक भी नहीं होगा। इस तरह राज्य आज्ञा के अनुसार महारानी की आंखें नोचकर उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। उनकी आंखें लाई गई। हाँ, यही रानी की आंखें ही हैं। अब जल्दी से जल्दी इसे भी जलाकर राख कर दो। ऐसे किसी का पाप हमें नहीं ढोना महाराज। आप एक काम कीजिए, ये मुझे दे दीजिए। मैं इसे अच्छे से संभाल के रख दूंगी। इस तरह अंधी हुई महारानी जंगल में भटक रही थी। तभी उनके सामने बाघ आता है। ये क्या? बाघ की दहाड़? कहीं हम में से किसी पर हमला तो नहीं हो रहा है? चलो देखते हैं। देखो, वहाँ पे कोई औरत है। जल्दी चलो, वरना वो औरत बाघ का शिकार बन जाएगी। इस तरह वो आदिवासी बाघ को डराकर जंगल से भगा देता है और महारानी की जान बचा लेता है। आदिवासी के सरदार के पास वो उसे ले जाता है। क्या आदिवासियों के बीच रहकर महारानी ने अपने पुत्र को जन्म दिया? क्या उनके कोख से निकलकर वो साहसी पुत्र अपनी माँ की नेत्रों को वापस दिला